दोस्तों 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब इसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी थी। इसके फाउंडर ललित मोदी रातों रात हीरो बन गए थे। इन्हें आईपीएल की शुरुआत का पूरा क्रेडिट दिया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था इतने बड़ी क्रिकेट लीग को शुरू करने में इतना बड़ा स्कैम छुपा हुआ था। तो आखिर क्या थी रियलिटी द ललित मोदी आईपीएल स्कैम की? कैसे ये यूएसए जैसी कंट्री में ललित क्राइम करके भारत आए और यहाँ बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए, और कैसे ये सब कुछ हुआ ये जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। Lalit Modi could. तो दोस्तों ललित मोदी का जन्म दिल्ली के एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में हुआ, लेकिन शुरुआत से इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने की वजह से वो कई बार जेल जा चुके हैं। एक्चुअली उनके फादर कृष्ण कुमार मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नाम की टबैको कंपनी के मालिक रह चुके हैं। अब अगर आपको कंपनी के नाम से समझ आ गया हो तो मैं आपको बता दूं, इसी कंपनी के अंडर मार्लबोरो, फोर्ब्स, रेड एंड व्हाइट और स्टेलर जैसे सिगरेट ब्रांड्स आते हैं। आगे चलकर ललित मोदी अपने हायर एजुकेशन के लिए यूएसए गया, जहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन वहां पर भी उनके ऊपर हमला, किडनैपिंग और कोकीन तस्करी जैसे आरोप लगे। एक्चुअली 1985 में जब ललित मोदी सेकंड ईयर में थे तब वो और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक होटल में $10,000 में हाफ केजी कोकीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन सेल्समैन ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें धमकी दी और सारे पैसे उनसे लूट लिए। हालांकि अगले दिन ललित मोदी और उनके दोस्तों ने एक स्टूडेंट को पीट डाला, क्योंकि उनका मानना था कि इस धोखे के पीछे इसी का हाथ है। अब नतीजा ये हुआ कि 1 मार्च 1985 को ललित मोदी को कोकीन तस्करी, हमला और किडनैपिंग की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने इन गुनाहों को उन्होंने कोर्ट में भी कबूल किया, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए ललित ने यूएस गवर्नमेंट से अपनी सजा को कम करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें 100 घंटे के लिए कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा। आगे चलकर ललित मोदी ने गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट की कि वो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो इसलिए उनको उनकी फैमिली के पास इंडिया वापस जाने दिया जाए। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ललित 1986 में भारत वापस आ गए। अब इंडिया आकर उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस बिजनेस में उनका मन नहीं लगता था, और यही वजह थी कि उन्होंने 1993 में फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करके मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क को स्टैब्लिश किया। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने फैशन टीवी सहित भारत में डिज्नी के कुछ कंटेंट को भारत में ब्रॉडकास्ट करने के लिए वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर के साथ 10 साल के लिए हाथ मिलाया, लेकिन जब इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड खत्म हो गया तब उन कंपनीज ने दोबारा ललित मोदी के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन पर आरोप लगाया था कि वह ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करते। इसके बाद अपने इस बिजनेस में भी फेल होने के बाद ललित ने 2002 में गैम्बलिंग में एंट्री करी, क्योंकि इसी साल सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को हरी झंडी दे दी थी। ऐसे में के मोदी पहली कंपनी बनी जिसने इस फील्ड में अपना कदम रखा और केरला में 600 नाम की कंपनी की शुरुआत करी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मोदी के ऊपर पैसे हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद 2004 में केरल सरकार ने इस कंपनी पर भी बैन लगा दिया। अब अपने कई सारे बिजनेस में फेल होने के बाद ललित मोदी अपनी किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। इस दौरान उन्होंने रियलाइज़ करा कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और अब जब वो यूएस में थे तो उन्होंने वहाँ पर देखा था कि बहुत सारे गेम्स की प्राइवेट लीग हुआ करती थी, जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैच खेले जाते थे, और ये स्पोर्ट्स इवेंट वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो यहीं से ललित मोदी ने दिमाग लगाया क्यों ना इंडिया में भी क्रिकेट की कोई ऐसी लीग बनाई जाए, और अपने से आइडिया को लेकर वो बीसीसीआई के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस काम के लिए उन्हें परमिशन मिल ही जाएगी। लेकिन बीसीसीआई ने उनके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। इसके बाद ललित मोदी को एक बात समझ आ गई कि अगर क्रिकेट लीग को शुरू करना है तो उन्हें पहले बीसीसीआई पैनल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन की मदद से उन्होंने हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। उसके अगले ही साल कुछ अननोन रीजन की वजह से ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 2004 में वह पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। बाद में फिर वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। फिर आया साल 2005 जब शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया। कहा जाता है कि पवार को ये पोस्ट दिलाने के लिए ललित मोदी ने खूब सारी स्ट्रैटेजी अपनाई, पर्दे के पीछे से भरपूर सपोर्ट किया, जिसके बाद से ही ये पवार के खास बन गए। इसका फायदा इनको ये हुआ कि इसी साल बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, और दोस्तों इसी तरह से ललित मोदी बहुत ही कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे, क्योंकि अपने सपने को पूरा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट उनके लिए काफ़ी थी। अब बीसीसीआई से जुड़ते ही वो अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में लग गए, जिसमें पहला था कि सारे टीम मेंबर्स का दिल जीतना। इसके लिए उन्होंने अपनी बिजनेस स्किल दिखाना शुरू करी और क्रिकेट एड्स के कई सारे रूल्स को चेंज किया और ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रन किया, जिससे कि बीसीसीआई का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। ललित मोदी के इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हर कोई उनसे प्रभावित होने लगा था, और वो बीसीसीआई के अंदर सबसे ट्रस्टेबल लोगों के अंदर गिने जाने लगे थे। इसके बाद से ही वो कई सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डील अकेले ही करने लगे। बाकी मेंबर्स भी इनके इस डिसीजन को सपोर्ट करते थे। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय था अपने आइडिया के लिए टीम मेंबर को एग्री करने का, क्योंकि इन दिनों ललित मोदी को अपने सपने को पूरा करने के लिए एक गोल्डन
गोल्डन चांस भी मिल गया था। एक्चुअली हुआ यूं कि 2007 में जी एंटरटेनमेंट, जो कि जी टीवी और जी न्यूज़ जैसे चैनल को ऑन करती है, इसने ICL की शुरुआत करी, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट लीग थी। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल US की उन प्राइवेट लीग के जैसे था जिसके लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे। और अब ICL उस समय क्रिकेटर्स को बहुत ही ज़्यादा पैसा ऑफर कर रहा था, तो ऐसे से ज़्यादा प्लेयर इसके साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन ये सब देख के BCCI परेशान होने लगा था, क्योंकि उसे डर होने लगा था कि क्रिकेट से रिलेटिव सारी पावर जो थी उसके हाथों से निकल के एक प्राइवेट कंपनी के हाथों चली जाएगी। इसी के चलते BCCI ने अनाउंस किया जो भी प्लेयर ICL में खेलेगा उसे हमेशा के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से जितना भी प्लेयर ICL खेलने के लिए तैयार हो रहा था, उन्होंने वहां से रिटर्न होने में ही अपनी भलाई समझी। और फिर इसके बाद ललित मोदी ने तुरंत ही अपना आइडिया बोर्ड मेंबर के सामने रखा और उन्हें कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद का एक क्रिकेट लीग बनाएं जो कि BCCI के कंट्रोल में रहे। इससे बोर्ड का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और साथ में कोई भी प्राइवेट कंपनी क्रिकेट पर अपनी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकेगी। ललित मोदी के इस आइडिया को शरद पवार के साथ ज़्यादातर BCCI मेंबर का साथ मिला और इस तरह 2008 में IPL का गठन हुआ और IPL अपने पहले ही साल में इतना पॉपुलर हो गया कि ललित मोदी की हर जगह पर तारीफ होने लगी। पर इस वक्त तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ललित मोदी ने IPL को कुछ ऐसी डील भी की है जिसके सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर्स को ही फायदा मिल रहा था। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल का फ्रेंचाइजी कोच जानबूझकर कम रखा था। इसके ज़्यादातर स्टैक्स अपने साले सुरेश छेलाराम को दे दिए थे। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी डील्स भी सामने आई जिनका सीधा फायदा इनके रिलेटिव्स या फिर इनके फ्रेंड्स को पहुंच रहा था। लेकिन 2010 में ललित मोदी ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी कि इनका ये इलीगल प्रॉफिट मेकिंग तरीका सबके सामने आ गया। असल में उस समय रेंडेवो कंपनी ने कोची तस्कर केरला की डील जीती थी, जिसकी को ओनर थी सुनंदा पुष्कर, जो बाद में शशि थरूर की वाइफ बनी। अब कोची तस्कर केरला BCCI को 10% बैंक गारंटी नहीं दे पा रही थी, जो कि हर एक टीम को देनी पड़ती है। इसलिए एक साल में ही BCCI ने इस टीम को बैन कर दिया। अब ललित मोदी इस टीम को IPL से नहीं जाने देना चाहते थे, तो ऐसे में वो इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं कर रहे थे और लगातार BCCI के वकीलों और टीम के मालिकों को कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस लौटा दे रहे थे। एक हफ्ते में 9 से भी ज़्यादा बार मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन मामला वहीं का वहीं रुका हुआ था। हालांकि बाद में टीम्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने पर ललित मोदी को रात 3 बजे कोची तस्कर के कागज़ों पर साइन करना पड़ा। लेकिन साइन करने के बाद ललित मोदी पूरी तरह से जल्ला गए, जिसके चलते गुस्से में उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट कर डाले और कोची तस्कर जो कि एक डिस्क्लोज डील थी उसे पब्लिकली रिवील कर दिया गया। साथ में ही उन्होंने शशि थरूर पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके चलते थरूर पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उन्हें अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। इसके बाद ललित मोदी की कई सारी इलीगल एक्टिविटीज एक एक करके बाहर आने लगी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित 22 अलग अलग चार्जेस लगाए गए। जांच में इन आरोपों को सही पाया गया और 2013 में BCCI ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया। ललित मोदी पर जो सबसे बड़ा आरोप था वो था वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड। एक्चुअली 2008 में BCCI ने IPL के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट सिंगापुर बेस्ड इको स्पोर्ट मेकिंग एजेंसी WSG को 10 साल के लिए दे दिए थे, लेकिन WSG ने सोनी को मेन ब्रॉडकास्टर बना दिया, जिसके लिए सोनी ने उन्हें 425 करोड़ रुपये दिए थे। लेकिन जहां पर पंगा ये था कि इसमें काफ़ी सारे पैसे ललित मोदी की कंपनी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे और अब जब ललित मोदी को लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो देश छोड़कर लंदन भागे। फिर उसके बाद उनके खिलाफ कई सारे वारंट निकले, लेकिन वो कभी इंडिया वापस नहीं आए। आज लंदन में उनका आलीशान जैसा घर है जो कि 7000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। पूरे ऐशो आराम से के साथ वो अपनी लाइफ बिंदास जी रहे हैं। वही आज भी सालों के करोड़ों रुपए अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की ED जैसी गवर्नमेंट एजेंसियां उनके भारत लौटने का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ललित मोदी को उनकी गलतियों की सज़ा मिल पाएगी? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।